हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं कविता बिट्टू सिन्हा आज के इस वीडियो में वर्ग 9वीं की अध्याय 14 चंद्रगहना से लौटती बेर कविता पढ़ाने वाली हूँ, जो NCERT क्षितिज भाग 1 से ली गई है। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर नामक इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते समय कवि का किसान मन खेतों के सहज सौंदर्य पर आकर्षित हो उठता है। कवि को साधारण सी चीज़ों में भी सौंदर्य के दर्शन होते हैं। वह पोखर की हलचल, दूर तक फैली चित्रकूट की पहाड़ियाँ, उन पर उगे वृक्षों पर बैठे पक्षी और उनके कलरव को शहरी विकास की तीव्र गति से बचाए रखना चाहता है। प्रकृति की गोद में वह शांति की अनुभूति करता है। इस कविता में इसी बात को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, कविता प्रारंभ करने से पूर्व मैं केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय भी बताना चाहूँगी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय है। प्रगतिवादी कवि एवं लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासीन गांव में हुआ था। इलाहाबाद में कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से LLB कर वकालत शुरू की। बचपन से ही इनकी रुचि काव्य रचना में थी। बाद में प्रगतिवादी आंदोलन से भी जुड़ गए। हरिऔध और रसाल जैसे साहित्यकारों से भी उनका संपर्क रहा। उनका देहांत सन 2000 में हो गया। अब रचना परिचय है। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम आदि। बच्चों, अब मैं कविता प्रारंभ करती हूँ। कविता है, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि एक गांव से लौट रहे हैं। उस गांव का नाम है चंद्रगहना। चंद्र का मतलब चांद होता है। तो उस चंद्रगहना नामक गांव से कवि वापस लौट रहे हैं। लौटते समय कवि एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर गांव के सौंदर्य को निहारने लगते हैं। कवि कह रहे हैं कि जब मैं लौट रहा था तो लौटते समय प्राकृतिक सौंदर्य निहारने के लिए खेत की ही मेड़ पर बैठ जाता हूँ और आसपास की फसलों का सौंदर्य देखने लगता हूँ। आगे की पंक्तियों में जब हम कविता पढ़ेंगे तो ज़्यादातर पौधों की तुलना जो है अलग अलग वेशभूषा वाले आदमियों से की गई है। आगे की पंक्तियां हैं, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक बीते की लंबाई का ठिगना सा चने का पौधा सज धज कर खड़ा है। उसने अपने शीश पर साफा बांध रखा है। साफा मतलब पगड़ी होता है। तो चने का जो पौधा है वो फूल रूपी मुरेठा बांध रखा है, मानो वह शादी में जाने को तैयार है, क्योंकि वह सिर पर गुलाबी फूल सजाए खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली
कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। इन पंक्तियों का भावार्थ है, अक्सर चने के खेत में ही तीसी या अलसी के बीज भी बो दिए जाते हैं। अलसी ऐसे लग रही है जैसे चने की बगल में हट करके खड़ी हो गई है, मतलब उग आई है। अपनी कामनी काया और लचीली कमर के साथ उसने बालों में नीले फूल लगा रखे हैं और जैसे कह रही हो कि जो भी उस फूल को छुएगा उसे ही उसका दिल मिलेगा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, वो कहते हैं कि चने के पास ही जो है एक अलसी नामक पौधा है, वह उग आई है और लगता है कि वह चने के पास जो है हट करके जिद करके जो है उग आई है। उसकी कमर जो है पतली है, लचकदार है और सिर पर जो है नीले नीले फूल धारण किए हुए हैं। ऐसी सुंदरी अलसी कहती है कि जो उसे छुएगा उसे वह अपना हृदय दान में दे देगी। अर्थात कवि उसको प्रेमातुर नायिका के रूप में जो है यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। अलसी जिसको हम लोग तीसी कहते हैं, वही उसी पौधे के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं अब स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, सरसों तो लगता है कि सबसे बड़ी हो गई है। पंक्तियों में कहा गया ही है कि और सरसों की न पूछो, मतलब सरसों की तो बात ही नहीं पूछो, लगता है कि जैसे वो सबसे बड़ी हो गई है और उसने अपने हाथ जो है वो पीले करवा लिए हैं और विवाह मंडप में बैठ गई है। ऐसा लग रहा है कि होली के गीत गाता हुआ फागुन का महीना भी उस ब्याह में शामिल हो रहा है। इस स्वयंवर में प्रकृति अपने प्यार का आंचल हिला रही है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहा गया है कि सरसों के सौंदर्य के बारे में ही जो है कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी तो बात ही मत पूछो, वह सबसे सयानी मतलब युवा हो गई है और ब्याह के मंडप में जाने को आतुर होकर उसने अपने हाथों को भी पीला कर रखा है। ऐसे में लगता है कि फाग गाता हुआ फागुन भी आ पहुंचा है। यह शब्द देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी का स्वयंवर हो रहा है। इस शांतिपूर्ण क्षेत्र में प्रकृति का प्रेमपूर्ण आंचल हिल रहा है। सभी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। कवि को लगता है शहरों की अपेक्षा गांव की जमीन जो है वो प्यार के मामले में अधिक उपजाऊ है। यहाँ मनुष्य तो मनुष्य, पेड़ पौधे भी प्यार करते हैं। यहाँ प्रकृति का एक एक अंग जो है वो प्यार से सराबोर दिख रहा है। यहीं पे इस कविता का जो पहला भाग है उसका भावार्थ समाप्त हो रहा है और इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द जो आए हैं, आगे मैं उसका अर्थ बता रही हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ है, मेड़ खेतों के बीच आने जाने का रास्ता, बीता बालिस्त लगभग 22.5 सेंटीमीटर, अंगूठे के सिरे से कनिष्ठा तक की लंबाई, बहुत ही छोटी बालिस्त का मतलब होता है। ठिगना छोटे कद वाला, मुरैठा साफा पगड़ी को कहा जाता है।
शीश सिर को कहा जाता है। अलसी एक तिलहन पौधा तीसी होता है। फाग फागुन माह में गाया जाने वाला गीत को कहा जाता है। विजन सुनसान एकांत भी कह सकते हैं। अनुराग का मतलब प्रेम होता है। पधारी आई हुई। तो बच्चों, इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।